everybody, welcome to RP classes, and to get our regular videos notifications, subscribe to us and press the bell icon please. For the notes of every video lecture, you can follow our Telegram channel. You can find the link in description box. So let's start today's topic. आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर. अब इकोनॉमिक सर्वे की बात अगर आई है, इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका इस साल का इशू हुआ है 29 जनवरी 2021 को, राइट. अब जो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड करेंगे, फिर उसके बाद जो है इकोनॉमिक सर्वे 21 पे आएंगे. और बैकग्राउंड जानने से भी पहले हमारा पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक सर्वे, राइट. तो सबसे पहले इसी चीज़ की तरफ देखते हैं. सो व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे है क्या? अब फर्स्ट लाइन आप देख सकते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है, दैट इट इज़ द रिव्यू ऑफ डेवलपमेंट्स इन एन इंडियन इकोनॉमी ओवर द प्रीवियस 12 मंथ्स. सिंपल सी बात है कि पिछले 12 महीने में हमारी गवर्नमेंट ने देश में कितनी डेवलपमेंट करी है, उस चीज़ का पूरा एक सर्वे किया जाता है, ठीक है. और उस सर्वे के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और उसका पूरा प्रीव्यू को हम बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे. उस चीज़ के जितने रिव्यू निकलता है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे. ये जो डॉक्यूमेंट है ये बेसिकली किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? एडवाइजर्स टू द फाइनेंस मिनिस्टर. फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं इसको प्रिपेयर करती है. कौन करता है प्रिपेयर्ड बाय द एडवाइजर टू द फाइनेंस मिनिस्टर एंड टेबल्ड इन द पार्लियामेंट अ डे बिफोर द यूनियन बजट. जिस दिन यूनियन बजट जो है वो आपका इशू होने वाला होता है, उसके एक दिन पहले आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री के एडवाइजर्स जो हैं वो इस डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं? इशू करते हैं, ठीक है. अब जो इस साल की अगर बात करें 21 की जो बजट की बात करें, प्लस जो इशुएंस हुई है, हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो इशू किया गया है वो हुआ है 29 जनवरी 2021 को, राइट. लेकिन हमारा जो यूनियन बजट है वो हुआ था सोमवार को, यानी कि 1 फरवरी 2021 को. तो इसके बीच में हमारे 2 दिन का गैप जो है वो क्यों आया है? आप ये कहने को कह सकते हैं बिकॉज देयर वाज अ सैटरडे एंड संडे इन बिटवीन दिस, ठीक है. तो सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है, इस वजह से आपका फ्राइडे को क्या इशू किया था उन्होंने, जनवरी में उन्होंने इशू कर दिया इकोनॉमिक सर्वे. और सैटरडे संडे की छुट्टी होने की वजह से 2 दिन की डिले जो पड़ गया किसमें, यूनियन बजट को इशू करने में. तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किसको इशू किया? यूनियन बजट को इशू किया 1 फरवरी 2021 को, ठीक है. तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यूनियन बजट से एक दिन पहले जो है वो आपका इकोनॉमिक सर्वे इशू किया जाता है, फाइन. और अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसके बीच में किस तरह की बातें की होती हैं, तो 12 मंथ्स में हमने जितनी भी डेवलपमेंट करी है उसके बारे में आपका पूरा का पूरा इन्होंने रिव्यू दिया होता है. और रिव्यू के बीच में इन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस भी दी होती हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो सरकार को आने वाले टाइम में करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 12 महीने में ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों की कमी रही थी. कुछ जो कमियाँ रही होंगी उसके ऊपर इन्होंने रिकमेंडेशन दी होगी किसमें? इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है. अब उसी के हिसाब से यूनियन बजट जो है वो इशू किया जाता है. लेकिन एक चीज़ हमें और ध्यान में रखनी है, दैट गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो इट्स रिकमेंडेशंस, फाइन. जो गवर्नमेंट है वो बाध्य नहीं है कि वो रिकमेंडेशंस को फॉलो करे. गवर्नमेंट ने यूनियन बजट जो बनाना है वो अपने हिसाब से बनाएगी, उसके लिए वो एडवाइजर्स की चीज़ें माने ना माने इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट खुद डिपेंड करेगी, उनके अपने डिसीजंस होंगे, ठीक है. लेकिन उनके डिसीजंस जो है वो इन रिकमेंडेशन के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होंगे, ठीक है. सो ये चीज़ आपको मेनली ध्यान रखना होगा. अब आगे आ जाता है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है. अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो हमारे इंडिया का सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपका कब इशू हुआ था? 1950 to 51 में. ये आपका सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का कब हुआ था? आज़ादी के 3 साल बाद, 1950 से 1951 के टाइम के पीरियड के बीच में, ठीक है. अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट में उन्होंने बोला है कि कुछ साल बाद 1964 में या उस टाइम तक, जो 1954 का टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड तक आपको जो यूनियन बजट है वो इकोनॉमिक सर्वे के साथ ही इशू किया जाता था. मतलब इकोनॉमिक सर्वे प्लस यूनियन बजट जो है वो काफ़ी सालों तक इकट्ठा ही इशू किया जाता था. लेकिन 1964 के बाद इसे अलग कर दिया गया और क्या किया जाने लगा, एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे इशू करने लगे और एक दिन बाद क्या करने लगे, यूनियन बजट को इशू किया जाने लगा, ठीक है. ये भी कुछ पॉलिसीज़ के अंडर ही हुआ था. इसके बीच में ये कह सकते हैं
ताकि देश की डेवलपमेंट को हम अलग तरीके से रीड आउट करें और देश के बीच में फ्यूचर में क्या काम होने वाला है उसको हम अलग तरीके से पढ़ें। इस वजह से इनकी इशुएंस जो है वो थोड़ी डेट को अलग अलग कर दिया गया, जिसमें बेसिकली ये देखा जाने लगा कि हमारा जो देश में 12 महीने की डेवलपमेंट है उसको हम पहले पढ़ लें, उसके बाद हम ये चीज़ देखें कि जो है कि जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या कहता है, उसकी रिकमेंडेशंस क्या है और उसके हिसाब से यूनियन बजट जो है वो किस तरह का निकला। इसमें कंपैरिजन करना जो है वो बेसिकली इजी हो जाता है अगर आपके पास जो दो चीज़ें अलग अलग आती हैं। फाइन। उसके बाद क्या आता है, थर्ड पॉइंट है कि आपका 2018 से 19 का जो टाइम पीरियड था उसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे जो आया था, ये आपका रीसेंट बैकग्राउंड है किसका, इकोनॉमिक सर्वे का। इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का, इसमें बेसिकली आपको इकोनॉमिक सर्वेज के बारे में मेनली जो प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वेज हैं उनका ये पढ़ना है कि आपका इनका फ्रंट पेज किस तरीके का था, राइट। मेनली आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आपका फ्रंट पेज किस तरह के बने हुए थे। अब 2018 से 19 के टाइम पीरियड का जो इकोनॉमिक सर्वे इशू किया था उन्होंने, एक बुक इन्होंने डॉक्यूमेंट जो इशू करी थी, उस डॉक्यूमेंट का फ्रंट पेज था ब्लू कलर का, ठीक है। ब्लू कलर का ये क्या दर्शा रहे थे कि न्यू आइडियाज होने चाहिए, किसके हिसाब से, पॉलिसी मेकिंग के हिसाब से, कि हम नई सोच के साथ पॉलिसी को मेक करें, ठीक है। और इस वजह से ब्लू स्काई थिंकिंग जो है वो इसकी थीम रखी गई थी, और इसी की वजह से ये जो थीम थी ब्लू स्काई थिंकिंग थी, जिस वजह से इसका फ्रंट पेज जो था वो ब्लू कलर का ही था, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं, ब्लू कलर था तो ब्लू कलर से आप याद रख सकते हैं ब्लू स्काई थिंकिंग, ठीक है। और ब्लू स्काई थिंकिंग से आप याद रख सकते हैं दैट न्यू आइडियाज टूवर्ड्स पॉलिसी मेकिंग। ब्लू स्काई थिंकिंग को आप एज ए ईडीएम ले सकते हैं, जिसका मीनिंग उन्होंने क्या रखा था, न्यू आइडियाज टूवर्ड्स पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो ये था आपके 2018 से 19 की बात। अब इसके बाद का जो इकोनॉमिक सर्वे आपका हुआ है वो हुआ है 2019 से 20 के बीच में, जिसकी थीम थी वेल्थ क्रिएशन, ठीक है। अब वेल्थ क्रिएशन जो है वो क्या शो कर रही है, ये जो कलर था इस वाले इकोनॉमिक सर्वे का, इसके कलर था लेवेंडर, जो बेसिकली पर्पल जैसा कुछ होता है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट है, ये वाली जो चीज़ है ये है लेवेंडर कलर, ठीक है। इस वाले चीज़ में आपको लेवेंडर कलर आपको दिख रहा होगा। अब ये लेवेंडर कलर जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो कलर है ये पूरा का पूरा ये किस चीज़ को शो कर रहा है, हमारे 100 रुपए के नोट को। आपने देखा होगा 2019 में 100 रुपए का नोट जो है वो इशू हुआ था, फाइन। तो जो 100 रुपए का नोट इशू हुआ था वो उस चीज़ की उस करेंसी को शो करने के लिए इन्होंने ये जो है इकोनॉमिक सर्वे का कलर जो है वो लेवेंडर रखा है, ठीक है। अब आते हैं, अब उसमें उन्होंने बोला कि ये जो डाटा है इकोनॉमिक सर्वे की जो डॉक्यूमेंट पूरी बनती है वो हमारी एडवाइजर्स जो है वो लेते कहाँ से हैं। अब वो ये ऐसा तो है नहीं कि वो जगह जगह पे जाके अपने कुछ सर्वेस कर रहे होंगे, उसमें तो वो उसी चीज़ में लग जाएंगे। अब उनके ये जो डाटा इस तरह से कलेक्ट करने के लिए रखा होता है, इसके लिए हमारा एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, वो है CSO, ठीक है। CSO नाम का हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसकी फुल फॉर्म आप बोल सकते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। ये कुछ साल पहले CSO से बदलकर इसका नाम चेंज हो गया था, NSO रख दिया गया था, जिसको हम बोलते हैं अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। जिसमें बेसिकली CSO और NSSO को मिलाकर ये जो डिपार्टमेंट है वो न्यू बना था NSO, ठीक है। CSO क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, प्लस NSSO की फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस सैंपल ऑफिस। इन दोनों ऑफिस को मिलाकर हमारा एक नई संस्था बनी थी, दैट इज NSO, ठीक है। अब जो CSO जो पहले काम करता था अब वो काम करता है NSO, यानी कि CSO प्लस NSSO दोनों मिलकर काम करते हैं NSO के तहत पे, ठीक है। और इसके अंडर हमें जितना भी डाटा मिलता है इकोनॉमिक सर्वे के अंडर वो सारा डाटा कौन कलेक्ट करता है, NSO ही कलेक्ट करता है, ठीक है। अब उसके बाद अब एक आपकी टर्म आ जाती है, क्या टर्म आ जाएगी आपकी, WPI, ठीक है। और एक टर्म आ जाती है CPI। अब ये दोनों टर्म्स क्या है, ठीक है। अब WPI एंड CPI क्या है, ये एक तरह के प्राइस इंडेक्सेस होते हैं। प्राइस इंडेक्सेस के तहत आपकी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को मापा जाता है, ठीक है। इस महंगाई को मापने के लिए WPI एंड CPI को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। WPI क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और CPI क्या है,
कस्टमर या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, WPI के अंडर क्या आता है कि जितने भी होलसेल मार्केट हैं उनको, होलसेलर्स को या फिर मैन्युफैक्चरर को या फिर जो मार्केटर्स हैं उनको कितना पैसा पे करना पड़ रहा है एक प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब होलसेलर जो है वो बेसिकली होलसेलर क्या है, इकट्ठा मैन्युफैक्चरर से उठा रहा है और कस्टमर तक पहुंचा रहा है। अब सबसे पहले जो है जो हमारे बैंकिंग सिस्टम जो है वो इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए WPI जैसे कि प्राइस इंडेक्स को क्या करता था, कंसिडर करता था। लेकिन 2014 में हमारे कौन आए, रघुराम राजन जी क्या बने, हमारे गवर्नर ऑफ RBI बने, जिनकी थिंकिंग के हिसाब से CPI जो है वो मेन टॉपिक होना चाहिए किसके लिए, टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री। ये सही भी है क्योंकि जो CPI है वो आपकी हर तरह की इन्फ्लेशन, यानी कि जो हमारे कस्टमर हैं वो डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि हमारे देश में महंगाई किस तरह से होगी, राइट। अगर कस्टमर जो है, कस्टमर के लिए महंगाई बढ़ती है, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के लिए एक जहाँ पे महंगाई बढ़ रही है वहाँ पे इनकम भी बढ़ जाती है। लेकिन CPI जो है यानी कि कस्टमर प्राइस इंडेक्स है, कईयों के लिए इनकम बढ़ती है, कईयों के लिए इनकम नहीं बढ़ती। तो हमारी इन्फ्लेशन जो है वो मेन CPI के थ्रू ही जानी जा सकती है। इस चीज़ को हम इलेबोरेटिव टर्म में नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि WPI जो है वो आपका होलसेल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम टोटल इन्फ्लेशन जो है वो उसके ऊपर माप नहीं सकते, इसलिए इसे चेंज करके CPI की तरफ किया गया, यानी कि कस्टमर या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरफ किया गया। किसके द्वारा, रघुराम राजन जी के द्वारा। और कब किया गया, 2014 में, ठीक है। तो रघुराम राजन जी कौन है, जो हमारे उस वक्त के गवर्नर ऑफ RBI थे, ठीक है। तो इनके द्वारा WPI से चेंज कर किस में चेंज कर दिया गया, CPI में चेंज कर दिया गया हमारा प्राइस इंडेक्स, जो हमारे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये था आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रोसीजर की तरफ, ठीक है, कि इकोनॉमिक सर्वे को इशू करने के लिए क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो हमारे एडवाइजर्स को उठाने पड़ते हैं। अब सबसे पहला स्टेप जो है वो यही है कि एक फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो एक प्रिपेयर किया जाता है, ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर इकोनॉमिक अफेयर्स वाली एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसके लोगों के द्वारा एक ड्राफ्ट क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, जो कि किसके पास लेके जाया जाएगा बाद में, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स एंड सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स के पास, ठीक है। एक हमारा होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्लस सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो होंगे, इनके पास इस ड्राफ्ट को लेके जाया जाएगा। और ये ड्राफ्ट जो है वो ये दोनों लोग जो मिलकर हैं वो क्लियर करके रखते हैं, कि क्लियर क्या करते हैं कि इसमें कोई गलती वगैरह ना हो, कोई अगर कुछ भी इसमें गलतियां हैं तो उसको रिमूव किया जाए, और फिर इसको बेसिकली चेक करना होता है इन लोगों ने कि ये ठीक बना ड्राफ्ट के नहीं, ठीक है। उसके बाद तीसरा में क्या होता है, तीसरे स्टेप में क्या होता है कि फाइनल वर्जन जो है वो किसके पास लेके जाया जाएगा, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड फाइनेंस मिनिस्टर के पास। ये इसको चेक करते हैं कि अब फाइनल वर्जन जो है वो इनके पास गया है, अब फाइनली बता दो कि ये इशू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो कौन है, कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम। और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है, हम निर्मला सीतारमन जी। प्लस सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कौन होंगे, तरुण बजाज जी। और फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो हैं अजय भूषण पांडे। ये है हमारे 2021 के हिसाब से डाटा, क्लियर। अब ये जो डॉक्यूमेंट है फिर जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस सेक्रेटरी ने दोनों ने स्क्रूटनाइज कर दिया है, स्क्रूटनाइज मतलब इशू कर दिया है, अपनी मंजूरी इनको दे दी है फाइनल वर्जन को, तो ये डॉक्यूमेंट जो है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस तक लेके जाया जाता है। दोनों हाउसेस में एक क्या किया जाता है, शो किया जाता है कि ये जो है ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हम इशू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फिर बजट हमारा जो है वो इशू किया जाता है, क्लियर। अब अभी तक हमने कर लिया है इकोनॉमिक सर्वे का मीनिंग प्लस उसका प्रोसीजर। अभी हम थोड़ा सा करंट में आ जाते हैं कि ओवरव्यू से कर लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के बीच में 21 का जो टाइम पीरियड है उसमें इकोनॉमिक सर्वे में एक्चुअली बोला क्या हुआ है, ठीक है। तो कुछ सालों से एक्चुअली हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो 2 वॉल्यूम्स में
इशू किया जा रहा है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में क्या होता है, इसमें करंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो हैं वो बताए जाते हैं। बेसिकली पूरे साल में कौन कौन से नए तरह के इकोनॉमिक ट्रेंड्स आए हैं वो ये बताया जाता है, ठीक है, कि पैसे के मामले में कौन कौन सी नई तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो देश में इंट्रोड्यूस हुई है, उस चीज़ को इन्होंने क्या किया जाता है, इनकैप्सुलेट बताया किया जाता है, ये बेसिकली शो करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बताई होती है कि प्रोवाइड्स एविडेंस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स, कि जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके इन्होंने क्या देने हैं, सबूत पेश करने हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो हो रखी हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम 1 में ये चीज़ होगी, और वॉल्यूम 2 में, वॉल्यूम 1 जो है वो आपका मेन पार्ट रहता है जिसमें आपको थियोरेटिकल पोर्शन सारा दिया होगा, ठीक है, कि ये सबूत हैं जी, इसके हिसाब से आप हमारे जो देश में डेवलपमेंट हो रखी है। अब वॉल्यूम 2 में क्या होगा, सारा का सारा आपका स्टैटिस्टिकल पोर्शन होगा। इसमें टेबल्स एंड डेटास के हिसाब से जैसे जीडीपी है वो बताई होगी कि कितनी अप एंड डाउन हुई है, ये सारे डेटास के हिसाब से आपको बताया गया होगा कि कितना बिजनेस अप एंड डाउन हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हुई है तो वो कितनी कम हुई है या ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो इस तरीके की आपको जो चीज़ें हैं वो टेबल्स के हिसाब से बताई होगी। ये जो चीज़ें हैं ये हम आपको जो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे वो मैं उसमें आपको पूरी चीज़ क्लियर करूँगी, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं मार्केट के बारे में जो इकोनॉमिक सर्वे हमें शो कर रहा है। सबसे पहली चीज़ उसने ये बताई है कि जीडीपी जो है वो पिछले इस साल की उसने एस्टिमेट की है। अब ये वाला इस साल की एस्टिमेट क्यों की है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वर्जन जो है अब वो हमारे पास आएगा 31 मार्च 2021 या फिर उसके बाद, ठीक है। तब तक हम एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं। तो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर्स ने क्या एस्टिमेशन लगाया है, ये एस्टिमेशन लगाया है कि हमारी इस वक्त जीडीपी जो है वो माइनस में जा रही है। माइनस में क्या, -7.7% जो है वो इकोनॉमिक सर्वे इस टाइम पे ये डाटा शो कर रही है। अब ये भी किस वजह से हुआ है, कोविड-19 की वजह से, ठीक है। इसमें ऐसे रहा है, उन्होंने कहा है कि और ये जो डाटा है 2020 से 21 का है कि -7.7 जो है वो हमारी जीडीपी रह सकती है, ठीक है। लेकिन अगले साल के लिए उन्होंने ये बता दिया है कि इट इज़ एस्टिमेटेड टू बीइंग 11%, कि हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर तक। एक साल के अंदर अंदर हम अपनी जीडीपी जो है वो 11% कर लेंगे। बेसिकली ये चाहते हैं कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बन जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को इन्होंने टारगेट रखा है 2022 तक का। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि 2022 तक का हमने टारगेट क्यों रखा है, बिकॉज देयर विल बी अ 75th पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। हमारे 75th ईयर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे 2022 में। तो हमारे देश में जो इंटरनल एसडीजीज हैं जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। एसडीजीज क्या होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जो हमने अपने देश के लिए एक प्रेफर करके रखे होते हैं, जिसके हमने एक टारगेट सा बनाया होता है, इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए हमने 2022 तक की जो है वो डेट रखी है। काफ़ी सारे टारगेट्स हमने 2022 तक रखे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे जो देश का 75वीं सालगिरह आने वाली है किस चीज़ की, देश की आज़ादी की, ठीक है। तो इस वजह से 2022 जो है वो ये डेट चुनी गई है। क्लियर। उसके बाद ये इकोनॉमिक सर्वे जो है वो क्या शो कर रहा है कि हमारी फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब है कि एक साल का हमारे पास पैसों की जो कमी आई है वो कितनी है, वो ये एस्टिमेट करी है कि ये होगी 3.5%, ठीक है। कि इससे डेफिसिट क्या होती है, जब हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और रेवेन्यूज कम हो, ठीक है। रेवेन्यूज मतलब इनकम, हमारे देश की जब हमारी पैसा आने के सोर्सेज कम है, मान लो हमारे देश का खर्चा हो गया 50,000, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, ठीक है। 50,000 हमारा खर्चा हुआ है, लेकिन हमारे रेवेन्यू आए हैं 40,000, तो वो जो 10,000 है वो क्या होगा आपका फिस्कल डेफिसिट, मतलब वो पैसा की हमें कमी पड़ रही है ना, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो जो पैसे की कमी पड़ रही है उसे हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट, मतलब एक डेफिसिट, वो कमी जो हमें एक साल के अंदर झेलनी पड़ रही है उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। ये उन्होंने कहा है कि अब इस साल का हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये 3.5% तक होगा, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए बोला है कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाली जो कमेटी बैठती है उनका टारगेट ये है कि टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो क्या होगा, 4 + -2। अब 4 + -2 का क्या मतलब है, या तो 4 - 2 मतलब 2 और 4 + 2 मतलब 6, मतलब 2 से 6% के बीच में हमारी इन्फ्लेशन रहने वाली है, जिसको इंक्रीज कर रही है इस साल की, क्या कर रही है, इंक्रीज, इस साल की जो एस्टिमेटेड इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इसके बीच में क्या होगा,
हमारा मान लीजिए ये इन्फ्लेशन का एक कर्व सा, जो 2000 इस साल का जो है वो एस्टिमेटेड कितना है, 4 प्लस माइनस, ठीक है, 4 प्लस माइनस 2। अब इस चीज का जो उन्होंने क्या किया, एस्टिमेट इतना रखा है, मतलब 2% से 6% तक का एस्टिमेशन लगाया हुआ है। लेकिन एक्चुअली हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कितने में जा रही है, 6 से इंक्रीज हो रही है, जिसको आप अप्रॉक्सीमेट ले सकते हो 6.6%। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि एस्टिमेशन उन्होंने कितना रखा है, 2 से 6%, लेकिन हमारी जो इंक्रीज होके वो कितनी जा रही है, 6.6% तक जा रही है। ठीक है, तो ये आपका जो ओवरव्यू रहेगा इकोनॉमिक सर्वे का। ठीक है, इसके बाद जो उसके चैप्टर्स हैं, एक डॉक्यूमेंट जो आती है वो चैप्टर्स के हिसाब से आती है। हर एक चैप्टर में उन्होंने हर एक अलग अलग चीज़ों की डेवलपमेंट के बारे में और उनके बारे में कुछ रिकमेंडेशंस दी होती हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड लक, और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से करिए। सो दिस वॉज द एंडिंग। सो दिस वॉज आर टूडेज सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्रेस द लाइक बटन। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट फॉर आवर चैनल देन सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड अबाउट आवर न्यू लेक्चर्स। फाइन, और इस लेक्चर की PDF फाइल जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारी टेलीग्राम चैनल का नाम है RP क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड गुड लक।